Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medico Voice. Today I am going to share some important informations regarding COVID-19 pandemic. आज मैं इस वीडियो में आप सभी से कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ जो कि कोविड-19 पैंडमिक से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि कोविड-19 इन्फेक्शन से बचना कैसे है और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को कोविड-19 पॉजिटिव आ जा रहा है तो उन सभी को घर पे कैसे अपने आप को ट्रीट करना है और कुछ गाइडलाइंस है जो कोविड-19 पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोविड-19 इन्फेक्शन से बचना कैसे है, जिसको हम लोग प्रिवेंशंस भी बोलते हैं। व्हाट आर द प्रिवेंशंस फॉर कोविड-19 इन्फेक्शन? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, डू नॉट गेट पैनिक। हमें पैनिक नहीं होना है, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, घबराएं नहीं, क्योंकि आपके घबराने से आपकी परिस्थिति और बिगड़ सकती है और आपके हेल्थ इश्यूज़, आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके फैमिली वाले, आपके आसपास के लोग, आपके पैनिक होने से उन लोगों पे भी अफेक्ट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैलेगी आपके आसपास। इसीलिए पैनिक ना हो। और दूसरी बात, अपने फेस को बार बार टच ना करें। डू नॉट टच योर फेस फ्रीक्वेंटली। कहीं आप बाहर निकले हैं किसी काम से तो अपने चेहरे को बार बार ना छुएं, खासकर अपने मुंह, आँख और नाक को, क्योंकि इसी तीनों जगहों से हमारे शरीर में वायरस प्रवेश करता है और हमारे शरीर में वायरस आने के बाद ये अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ा लेता है और हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, जिसके कारण हमें कोविड-19 इन्फेक्शन में सबसे सीरियस प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। डू नॉट ट्रैवल अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। जब तक कि आपको कोई इमरजेंसी नहीं है कहीं जाने की, तब तक ट्रैवल ना करें, क्योंकि ट्रैवल करने से संक्रमित होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अवॉइड गोइंग टू द क्राउडेड प्लेसेस। भीड़ भाड़ वाले जगहों पे ना जाएं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले जगहों पे ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। इसलिए आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है, अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि ये एक ऐसी पैंडमिक है जिसमें कोई किसी की मदद नहीं करता। आपको अकेले ही लड़ना है। खासकर अभी शादी का सीज़न चल रहा है, लोग शादी में जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी फंक्शन में, किसी भी भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाने से अपने आप को बचाएं। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग ऑन इंटरनेट। अभी क्या है, इंटरनेट पे बहुत सारे चीज़ आते हैं, बहुत सारे निगेटिव न्यूज़ आती है कि जैसे कि शमशान में जगह ही नहीं बची है, हॉस्पिटल्स में सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है, मरीज़ को मारा जा रहा है, मरीज़ को मरने का इंजेक्शन दिया जा रहा है। ये सब जितने भी निगेटिव न्यूज़ है, सारे न्यूज़ सही नहीं होते। इसलिए हर तरह के न्यूज़ पे विश्वास ना करें। आप पॉजिटिव साइड को देखें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, मैक्सिमम पेशेंट ऐसे हैं जो कोविड से ठीक हो रहे हैं। इसीलिए आप पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा ध्यान दें, जिसके कारण आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी रहेगी और पॉजिटिविटी रहने से आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं आसानी से। डू नॉट टेक एंटीबायोटिक फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर कोविड-19 इन्फेक्शन से बचने के लिए कोई इंसान पहले से एंटीबायोटिक खा रहा है, कोविड-19 के डर से खा रहा है एंटीबायोटिक कि हमें इन्फेक्शन ना हो, लेकिन एंटीबायोटिक आपके शरीर के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। 1 हफ्ते से ज़्यादा कोई एंटीबायोटिक हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये हमारे शरीर को कमज़ोर कर देता है, हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगता है, जिसके कारण हमें बीमार पड़ने की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वेयर मास्क।
मास्क पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम में। सिर्फ कोविड वायरस से बचने के लिए नहीं, सिर्फ कोरोना वायरस से बचने के लिए नहीं, अगर आपको कोई एलर्जी है डस्ट से, माइट से, या फिर अस्थमा का प्रॉब्लम है या कोई भी एयरबोर्न प्रॉब्लम है, तो वो आपका बचाव करेगा मास्क इन सब चीज़ों से। अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो 1 हैंड डिस्टेंस, कम से कम 2 मीटर की दूरी ज़रूर बना के रखें। अगर आप जिससे बात कर रहे हैं उन्होंने मास्क पहना है तो आप दोनों के संक्रमित होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन आप दोनों में से किसी एक व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है तो संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी ने मास्क नहीं पहना है तो आपके संक्रमित होने के चांसेस 90 to 95% बढ़ जाते हैं। इसलिए मास्क ज़रूर पहनें। मास्क बहुत ज़रूरी है कोरोना वायरस से बचने के लिए। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अपने हाथ ज़रूर धोएं। कहीं आप बाहर से आ रहे हैं, आप दिन भर में कितने सारे जगहों को छूते होंगे जहां हो सकता है वायरस प्रेजेंट हो, इसलिए आप अपने हाथ को लगातार धोते रहें। अगर आप खाने जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं या आ रहे हैं, बाहर किसी काम से गए हैं, वहाँ से वापस घर आ रहे हैं, तो अपने हाथ को ज़रूर अच्छे से धोएं। स्क्रीन पे दिए हुए जो 6 स्टेप हैं हाथ धोने के, उनको फॉलो करें। अच्छे से अपने हाथों को मलें और धोने के बाद ड्राई और क्लीन क्लॉथ से पोंछ दें। इफ़ यू आर सिक, स्टे इन अ सेपरेट रूम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको कुछ सिम्टम आ रहे हैं, अगर आपको लगातार 4-5 दिन से फीवर रह रहा है, दवाई का असर ख़त्म होने के बाद फीवर वापस आ जा रहा है, या फिर आपको ड्राई कफ है, सर्दी है, तो अपने आप को आइसोलेट कर ले। अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले, ताकि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ भी है तो आपके अदर फैमिली मेम्बर्स इन्फेक्ट ना हो उससे। कीप योर पेट्स अवे। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो उनको भी अपने आप से दूर रहें, क्योंकि हो सकता है आपके पेट से आपको इन्फेक्शन हो जाए या आपसे आपके पेट्स को इन्फेक्शन हो जाए। इसीलिए पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, जो अक्सर हमारे घर में होते हैं, उन सब से दूर रहें। उसके बाद चलते हैं हम लोग ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले 2 टाइप के पेशेंट होते हैं जिसका ट्रीटमेंट हमें करना होता है। एक तो सिम्टोमेटिक पेशेंट और एक एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक पेशेंट वो हुए जिन्हें सिम्टम आ रही है, जैसे कि सिम्टम में हो गया, स्टार्टिंग के कुछ सिम्टम होते हैं जैसे कि फीवर, ड्राई कफ है, सर्दी है, टाइटनेस है, थकान हो रहा है, बॉडी पेन है, बदन दर्द है और डायरिया है, हेडेक रहता है हमेशा, सर में दर्द। अगर आपको खाने का मन नहीं करता है, देयर इज़ लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, आपको स्मेल नहीं आ रही है, आपको खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, मतलब कि आँख का लाल रेडनेस आना, आँख लाल हो जाना, और रैसेस हो गया स्किन पे, तो ये जो है आँखें रेड हो जाना और रैसेस हो जाना स्किन पे, ये अभी सेकेंड स्ट्रेन जो चल रहा है वायरस का, कोरोना वायरस का, उसका सिम्टम है। अभी रिसेंटली ये दोनों सिम्टम पाया गया है लोगों में, तो ये सारे सिम्टम मिलेंगे। और वायरल लोड अगर बढ़ गया, वायरस हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो कुछ सीरियस सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर आप थोड़े दूर भी चल रहे हैं या ज़्यादा बोल रहे हैं तो उससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, चेस्ट पेन होगा और चेस्ट पे प्रेशर लगेगा, भारीपन लगेगा। तो अगर ये सब सिम्टम आ रहे हैं किसी पेशेंट को, किसी भी इंसान को, तो आप सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें। उसके बाद RT-PCR ज़रूर कराएं। RT-PCR कराना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी के टाइम पे कोविड पेशेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 दिन लग जाता है। तो आपको पहले ही टेस्ट करा लेना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट घर पे शुरू कर देना चाहिए। और हाँ, सीरियस सिम्टम आने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि जब आप किसी हॉस्पिटल में
सीरियस होने के बाद किसी हॉस्पिटल में आपको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ भी एडमिट होने से पहले आपको RT-PCR टेस्ट दिखाना पड़ेगा। और RT-PCR कराने में का रिज़ल्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, तब तक आपका कंडीशन और बिगड़ जाएगा। और इसी चक्कर में कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले RT-PCR नहीं कराते हैं और जब सीरियस कंडीशन होने के बाद RT-PCR कराते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, तो उस बीच में उनका कंडीशन और ख़राब हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका कंडीशन इतना ख़राब हो जाता है कि वो बच भी नहीं पाते। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको स्टार्टिंग के भी सिम्टम आ रहे हैं, जैसे कि आपका फीवर ठीक नहीं हो रहा है, बार बार आ जा रहा है, 4 से 5 दिन तक रेगुलर आ रहा है, ड्राई कफ, सर्दी, थकान हो रहा है, ना सुगंध नहीं आ रहा है, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ RT-PCR ज़रूर से ज़रूर कराएं। और अगर आपका RT-PCR टेस्ट निगेटिव आ गया है तो आप सेफ़ हैं, लेकिन अगर आपका RT-PCR पॉजिटिव आ गया है तो आप घर पे ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको गर्म पानी लेना है, टेक वार्म वाटर ही पीना है। टेक काढ़ा पीना है आपको, 1 से 2 बार काढ़ा पीना है। बॉयल्ड एग खाइए आप, बॉयल्ड एग 2 एग खाइए एक दिन में। इससे बॉयल्ड एग से क्या होगा, आपको जिंक मिलेगा। बॉयल्ड एग सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आपको जिंक मिलेगा, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा ये। जिंक जो है, जैसे जिन लोगों में डायरिया हो रहा है, जिन लोगों में को दस्त हो रहा है, उन लोगों के लिए बॉयल्ड एग ज़रूरी है, क्योंकि जिंक जो है डायरिया के फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा। अगर कोई लोग वेजिटेरियन है, अंडा नहीं खाते हैं, तो वह जिंक का टैबलेट ले सकते हैं मार्केट से। उसके बाद हम लोग मिल्क लेंगे विथ हाफ टी स्पून हल्दी वंस एट नाइट। 1 ग्लास दूध लेना है, उसमें हाफ चम्मच हल्दी डालना है और रात में सोते समय पीना है। ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा और हमें हमारे शरीर को इन्फेक्शन होने से बचाएगा। ORS लेना है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो ORS बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या करेगा, हमारे बॉडी में फ्लूइड वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जिससे हमारा बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहे। उसके बाद क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज 15 से 30 मिनट ज़रूर करें, सुबह शाम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें 4 सेकंड के लिए सांस को अंदर लेना है, इनहेल करना है, 16 सेकंड के लिए सांस को होल्ड करना है और फिर सांस को बाहर छोड़ना है, एक्सहेल करना है 8 सेकंड के लिए। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 मिनट ज़रूर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन में लेट जाना। प्रोन पोजीशन में लेटना मतलब कि आप एक पिल्लो को, एक तकिए को अपने पैर के नीचे रखें, एक तकिए को अपने छाती के नीचे रखें और पेट के बल लेट जाएं और फिर डीप ब्रीथ करें। डीप ब्रीथ इनहेल करें, डीप ब्रीथ एक्सहेल करें। तेज़ तेज़ सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। इससे क्या होगा, आपका लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके शरीर में सैचुरेशन लेवल जो होगा वो ऑक्सीजन का वो मेंटेन रहेगा। आपके शरीर में आपको बोलने या चलने से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आपके बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हो या ना हो। आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, टैबलेट। उसके बाद हम लोग आते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स पे। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनमें सिम्टम नहीं आ रही हैं, लेकिन उन्हें डाउट है कि हो सकता है वो पॉजिटिव हो, क्योंकि वो कोविड पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, उनके एक्सपोजर में आए हुए थे, उनसे मिले हुए या किसी के फैमिली में कोई पॉजिटिव आ गया है, तो दूसरा बंदा एसिम्प्टोमेटिक है, उनके सिम्टम नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको टेस्ट कराना होगा क्योंकि वो कोविड पेशेंट के एक्सपोजर में आए हैं। तो हो सकता है उनके शरीर में वायरल इन्फेक्शन हो, लेकिन वायरल लोड कम होने के कारण सिम्टम नहीं आए हैं, लेकिन बाद में
वायरस मल्टीप्लाई करेगा, वायरल लोड बढ़ेगा और फिर सिम्टम आना शुरू हो सकता है। इसलिए आप पहले से सतर्क हो जाएं और अपना RT-PCR ज़रूर करा लें कन्फर्मेशन के लिए। अगर RT-PCR पॉजिटिव आ जाता है तो आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। जो ट्रीटमेंट घरेलू उपाय मैंने बताया है कि काढ़ा लेना है, दूध पीना है हल्दी के साथ, बॉइल्ड एग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और आप विटामिन सी जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जैसे कि हो गया ऑरेंज हो गया, आप मौसमी का जूस पी सकते हैं। गर्म पानी में आप नींबू गाड़ के पी सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसके बाद अगर एसिम्टोमेटिक में कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनमें RT-PCR निगेटिव आ गया, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद वायरल लोड बढ़ा और फिर उनमें सिम्टम स्टार्ट हो गया, तो सिम्टम स्टार्ट होने के 5वें दिन आपको क्या करना है? हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन कराना है। उसी से पता चल पाएगा कि आपके शरीर में कोविड इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर HRCT स्कैन पॉजिटिव आ गया तो आप होममेड रेमेडीज़ स्टार्ट करें। आप घर पे जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मैंने बताया है, वो शुरू कर दे जल्दी से जल्दी, ताकि आपके बॉडी में इन्फेक्शन ना फैले। ड्राई फ्रूट्स खाएं, जिससे कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बनी रहेगी। अब आते हैं, in case of symptomatic patient, RT-PCR can be negative sometime, so HRCT scan should be done on 5th day of appearance of symptom. इसका ये मतलब है कि कुछ सिम्टोमेटिक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम आ रहा है, लेकिन RT-PCR जो है वो निगेटिव आ जाता है और पेशेंट खुश हो जाता है कि हाँ, मुझे तो कोविड इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन नहीं, आपको कॉन्शियस रहना है। जिस दिन आपको सिम्टम आया है उसके 5वें दिन ही आप हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन अपना कराएं। हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन जो है वो 5वें दिन से पहले आप कराएंगे तो वो भी निगेटिव आ जाएगा, इसीलिए 5वें दिन के बाद ही कराएं। HRCT स्कैन में अगर आपके लंग में कंजेशन दिख रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, लंग इन्फेक्टेड है, तो आप कोविड पॉजिटिव हैं। इसीलिए आपको पहले से कॉन्शियस रहना है। RT-PCR भले निगेटिव आ जाए, लेकिन HRCT स्कैन कराना है ताकि आपके शरीर में और ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैले। दूसरी बात, रिसेंटली इन सम पेशेंट RT-PCR रिजल्ट इज नेगेटिव बट हैविंग सिम्टम ऑफ कोविड and also having positive for typhoid, so in that case treatment for COVID should be started. इसका ये मतलब है कि अभी फ़िलहाल सेकेंड स्ट्रेन जो है कोविड का, उसमें देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में सिम्टम है, फीवर है, कफ है, टायर्डनेस हो रहा है, बॉडी पेन, ये सब सारा सिम्टम है कोविड का, लेकिन RT-PCR निगेटिव आ रहा है और टाइफाइड का टेस्ट जो है वो साथ में पॉजिटिव आ रहा है। तो लोग सोच रहे हैं कि हमें कोविड इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनमें टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और कोविड का निगेटिव आ रहा है, जिसके कारण कोविड का ट्रीटमेंट लोग चला ही नहीं रहे हैं, टाइफाइड का ट्रीटमेंट बस कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की डेथ हो जा रही है ब्रीदिंग प्रॉब्लम के कारण। और टाइफाइड में ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होता है, कोविड में लंग इन्फेक्टेड होता है, जिसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है अभी के केसेस में कि कोविड के साथ साथ टाइफाइड भी हो सकता है, टाइफाइड टेस्ट भी पॉजिटिव आ सकते हैं। अगर आपका टेस्ट कोविड के लिए निगेटिव आया है लेकिन टाइफाइड के लिए पॉजिटिव आया है, फिर भी आपको कोविड का ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि आपके शरीर में कोविड का इन्फेक्शन भी है टाइफाइड के साथ, ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। अभी सेकेंड स्ट्रेन में ये ज़्यादातर देखा गया है, इसीलिए आप सतर्क रहें, कॉन्शियस रहें कि अगर RT-PCR निगेटिव भी आए, फिर भी अगर टाइफाइड पॉजिटिव आया है तो कोविड का भी ट्रीटमेंट करना है। चलिए अब हम चलते हैं गाइडलाइंस पे।
सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आए हैं कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जो दवाएं मैं अभी बताने जा रही हूँ, इन दवाओं को लेने से पहले आप किसी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है आपको पहले से किसी दवाई से एलर्जी हो, या आप पहले से डायबिटिक हो, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, या बीपी का प्रॉब्लम हो, या कुछ आप में हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी या लीवर, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है आपके शरीर में, जिसके कारण कोई भी दवाई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए पहले आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही दवाई शुरू करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं कौन कौन से दवाइयाँ ली जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट। सबसे पहले टैबलेट आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन क्या है? एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि पैरासिटिक इन्फेक्शन में दिया जाता है। ये उतना कोई ज़रूरी नहीं है कोविड पेशेंट के लिए, बट फिर भी दिया जा सकता है। अगर आप आइवरमेक्टिन ले रहे हैं तो 12 मिलीग्राम लीजिएगा। ओडी मतलब वंस अ डे, एक दिन में एक बार 3 दिन के लिए। टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन लेना है जो कि एक तरह का एंटीबायोटिक है, 100 मिलीग्राम। बीडी मतलब एक दिन में 2 बार 5 दिन के लिए। टैबलेट जिंकोनिया। जिंकोनिया क्या है? जिंक सप्लीमेंट है, जिंक का टैबलेट है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, बॉयल्ड एग नहीं खा सकते, वो जिंकोनिया जिंक टैबलेट ले सकते हैं। 50 मिलीग्राम वंस अ डे, एक दिन में एक बार 15 दिनों के लिए। टैबलेट लिमसी। लिमसी टैबलेट विटामिन सी सप्लीमेंट है जो कि 500 मिलीग्राम लेना है, एक दिन में 2 बार 15 दिनों के लिए। टैबलेट मोंटी एफएक्स एंड लेवेटा एम। ये क्या है? रनिंग नोज के लिए, अगर सर्दी के लिए है। ये आप रात में सोते टाइम ले सकते हैं, एक बार 5 दिनों के लिए। आपको अगर सर्दी खांसी है तो आप स्टीम ले सकते हैं। कार्बोल प्लस टैबलेट आता है, उसको क्या किसी भी बर्तन में आप गर्म पानी ले लें और कार्बोल प्लस टैबलेट को उसमें डाल दें और गहरी गहरी सांसें ले, किसी कपड़े से ढक के। दिन में 3 बार करना है ये 7 दिनों तक। गार्गल करना है बीटाडिन ग्रैनुअल से 2 बार 7 दिनों तक। टैबलेट स्पेंटो डीएसआर अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक 7 दिन तक। टैबलेट स्पेंटो डीएसआर जो है वो गैस की दवाई है। अगर आपको गैस का प्रॉब्लम हो रहा है तो सुबह में खाली पेट ये दवाई ले, स्पेंटो डीएसआर 7 दिनों तक। टैबलेट DV60K वंस वीकली 4 वीक। DV60K टैबलेट जो है वो विटामिन डी सप्लीमेंट है। विटामिन डी सप्लीमेंट जो है वो हमारे शरीर के इम्यूनिटी के लिए है, जो वंस अ वीक लेना है, एक वीक में एक बार 4 वीक तक। टैबलेट पैरासीटामोल लेना है 500 मिलीग्राम। अगर आपके बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तभी आप पैरासीटामोल लें। फर्स्ट 3 डे थ्राइस डेली एंड देन SOS। इसका मतलब है पहले 3 दिन जब बुखार आ रहा है तो आप फर्स्ट 3 डे पहले 3 दिन 3 बार खाइए डेली। 3 दिन के बाद जब भी आपको फीवर आए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर रहे, तभी आप ले, वरना ना ले। पहले 3 दिन 3 बार लेना है और फिर उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तब लेना है पैरासीटामोल। टैबलेट पल्मोक्लियर। पल्मोक्लियर टैबलेट जो है वो हमारे लंग के कंजेशन के लिए है। हमारा लंग अफेक्ट हो गया है, कंजेशन हो गया लंग में, उसको लंग को क्लियर करने के लिए है। TDS 3 बार लेना है एक दिन में 10 दिनों तक। प्रोटीन रिच डाइट लेना है, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया, नॉर्मल जो खाना होता है वो हमें ज़रूर लेना है। भले हमें टेस्ट ना आ रहा हो कोविड इन्फेक्शन के कारण, लेकिन खाना ना छोड़े, क्योंकि उससे हमारा शरीर और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ही करना है, जिससे हमारे लंग कैपेसिटी जो है वो कभी कम नहीं होगी। 2 बार कीजिए, मॉर्निंग और इवनिंग में। SpO2 लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल हमेशा मेज़र करें। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है ऑक्सीमीटर, जो अपने घर पे रखें और टाइम टू टाइम ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मेज़र करें।
ORS एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड इंटेक। ORS लें अगर डायरिया हो रहा है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिएं जिससे हमारे शरीर में वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। स्क्रीन पे दिया हुआ ये फ़ोटो जो है वो ऑक्सीमीटर का है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल में मेज़र करते हैं। ये अभी मार्केट में 1000 से 3000 के बीच में मिल जाएगा आपको, और ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। तो इससे हम लोग मेज़र कैसे करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। अगर आप राइटी है, राइट हैंड से आप ज़्यादा काम करते हैं, या लेफ्टी है, आप राइटी अगर है तो राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर इस तरह से मशीन के अंदर डालें। अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर इस तरह से मशीन में डालें और 1 मिनट तक इंतज़ार करें। 1 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल दिखाई देगा। जैसे लिखा है % ऑक्सीजन SpO2, जिसका मतलब है सैचुरेशन लेवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे 98 शो कर रहा है, जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो होता है वो 95 to 100% के बीच में हो सकता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 80 to 85% के बीच में है, इसका मतलब हमारा ब्रेन अफेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। ऑक्सीजन की कमी के कारण सबसे पहले हमारा ब्रेन अफेक्ट होगा, जिसके कारण हमें हमारी सोचने समझने की क्षमता जो है वो प्रभावित होगी और हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसीलिए आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिससे सैचुरेशन लेवल जो होगा ऑक्सीजन का वो मेंटेन रहेगा, कभी इसकी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। दूसरा चीज़ इस मशीन में क्या शो करता है, PRBPM। PRBPM क्या है, पल्स रेट बीट पर मिनट है। ये पल्स रेट बीट पर मिनट का नॉर्मल रेंज है 60 to 100 बीट पर मिनट, जो कि इस पिक्चर में शो कर रहा है 65 बीट पर मिनट, और ये नॉर्मल वैल्यू है। दूसरा चीज़ ऑक्सीमीटर में शो करता है रिस्पिरेटरी रेट, RR। नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट होता है 12 to 16 पर मिनट, और इस ऑक्सीमीटर में रिस्पिरेटरी रेट है 18, जो कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब दूसरा चीज़ शो करता है PI। PI क्या है, परफ्यूज़न इंडेक्स। नॉर्मल परफ्यूज़न इंडेक्स का रेंज होता है 0.02% to 20%, और इस ऑक्सीमीटर में PI दिया हुआ है 10%, जो कि नॉर्मल है। तो ऑक्सीमीटर में कितने सारी जानकारी हमको पता चली, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, पल्स रेट बीट पर मिनट, रिस्पिरेटरी रेट एंड परफ्यूज़न इंडेक्स। परफ्यूज़न इंडेक्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। कोविड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं कोविड से रिलेटेड नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon for more notification of the videos. Thank you.